नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ही परिवार परीक्षा अड्डा में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता था कि पिछले टर्न पे हम लोग पढ़ रहे थे एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में। दोस्तों, ये जो आपका टॉपिक बनता है एसिड बेस और सॉल्ट, आप सभी को पता है कि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपके पेपरों में बनते हैं और कम से कम एक क्वेश्चन तो निश्चित इस टॉपिक से आपका आ ही जाता है। तो इस टॉपिक को मैं एमसीक्यू के माध्यम से आपको करवा रहा हूँ और अगर आप इतना ही कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका इस एमसीक्यू से बाहर नहीं जाना है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो विश्वास करिए और विश्वास करके अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। और अगर वीडियो पसंद आया आपको तो फटाफट से लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से किण्वन से संबंधित नहीं है। मतलब कौन किण्वन से संबंधित नहीं है। अब हमें ये जानना पड़ेगा कि किण्वन होता क्या है। देखिए, अगर हम सीधी सीधी भाषा में कहें, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में ना कहें, तो एक वर्ड आप याद कर लीजिए कि किण्वन क्या होता है। सीधे सीधे आप कहेंगे सड़ना। किसी भी चीज़ को जब सड़ा के बनाया जाए उसी प्रक्रिया को हम किण्वन कहते हैं। दरअसल केमिस्ट्री की भाषा में कोई भी चीज़ कभी सड़ती नहीं है, बस उसमें बैक्टीरियल रिएक्शन होने लगता है, जिसको हम लोग आम लैंग्वेज में बोल देते हैं सड़ना। ठीक है ना। तो किण्वन की बात की जाए तो देखिए, बायोगैस सड़ा के बनाई जाती है, मतलब बैक्टीरिया के माध्यम से बनाई जाती है। वाइन अगर देखें आप, सड़ा के बनाई जाती है। कर्ड देखें, दही देखें, तो भी सड़ा के बनाई जाती है। तो इसमें से आपका किण्वन से संबंधित कौन नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। मतलब ये बाकी जो तीनों आप देख रहे हैं ये सभी किण्वन से संबंधित हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊर्ध्वपातन संबंधित है। ऊर्ध्वपातन संबंधित है। ऊर्ध्वपातन दोस्तों होता क्या है, तो आप कहेंगे सर ठोस से सीधे सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाना किसी वस्तु का। तो आप कहेंगे कि भाई ये चीज़ क्या हो रही है, ऊर्ध्वपातन या फिर सब्लिमेशन दर्शा रहा है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कैम्फर, यानी कि कपूर। ठीक है ना। कपूर ही एक ऐसी चीज़ है यहाँ पर इस क्वेश्चन के हिसाब से कि ये क्या करता है, ऊर्ध्वपातन दर्शाता है। मतलब कि ठोस से सीधे कन्वर्ट हो सकता है किस में, वाष्प में दोस्तों। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन है आपका, तो आपका क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि इनमें से किसे खाद्य पदार्थ परीक्षक के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है ये कि इनमें से किसे खाद्य पदार्थ परीक्षक के रूप में जाना जाता है। तो खाद्य पदार्थ परीक्षक का मतलब क्या होता है, पहले तो ये जानिए आप। खाद्य पदार्थ परीक्षक मतलब हो गया आपका कि फूड प्रिजर्वेटिव, मतलब भोजन को सुरक्षित रखने वाला। ठीक है। जैसे हमने भोजन बना के रख दिया और कुछ समय तक उसको सुरक्षित रख सके। तो एक चीज़ देखिए आप, घर में अगर किसी चीज़ को सड़ने से बचाना है तो उसमें आप नमक डाल देते हैं। ठीक है ना। या अगर आपकी माताजी, आपकी बहन, ठीक, खाना पकाती होंगी तो अगर आपने देखा होगा कि चाशनी चाशनी देखी है आपने कभी, चाशनी कभी ख़राब नहीं होती। चाशनी कभी ख़राब नहीं होती। तो चाशनी यानी कि चीनी का सीरा क्या है, एक प्रकार से नेचुरल फूड प्रिजर्वेटिव है। ठीक है ना। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। कि किसे हम खाद्य पदार्थ परीक्षक के रूप में जानते हैं, तो आंसर होगा सोडियम बेंजोएट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लवण जिसे अम्लनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है, आंसर होगा MgOH का ट्वाइस। आंसर लगा दीजिए दोस्तों आप, MgOH का ट्वाइस, ये होगा आपका आंसर। बात समझे दोस्तों आप। ठीक है। लवण जिसे अम्लनाशक के रूप में जाना जाता है क्या होगा, MgOH का ट्वाइस। अब ये MgOH का ट्वाइस होता क्या है, बताइए दोस्तों। MgOH का ट्वाइस, इसको आप लोग कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं इसको। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं इसको। ठीक है ना। ये बात आप जानते रहिएगा कि पेट की अम्लीयता दूर करने के लिए भी इसी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि MgOH का ट्वाइस। ठीक है, बात समझे दोस्तों आप। चलिए, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक्वारेजिया एक्वारेजिया किससे संबंधित है। एक्वारेजिया किससे संबंधित है। ठीक, और एक्वारेजिया जब बनता है तो 3:1 के रेशियो में बनता है। और ये 3 रेशियो क्या है और ये 1 रेशियो क्या है, इसको भी आपको मुझे बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन है अगला, यदि बेकिंग सोडा पर नींबू निचोड़ा जाए तो कौन सी गैस निकलेगी। क्वेश्चन है आपका, बेकिंग सोडा पर नींबू निचोड़ा जाए तो कौन सी गैस निकलेगी। आंसर होगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आंसर होगा दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन प्राथमिक परिरक्षक नहीं है। देखिए प्राथमिक परिरक्षक की हमने बात की थी, साल्ट नमक मैंने बताया आपको, चीनी बताया, और ऑयल। देखिए जो आप अचार बनाती हैं माता जी, ठीक है, अचार में देखिए कितना ज़्यादा तेल भर के रख दिया जाता है ताकि वह सालों साल चलता रहे और ख़राब ना हो, ठीक है ना। तो साल्ट, शुगर और ऑयल ये तो आपके प्राथमिक परिरक्षक हो गए, और सोडियम बेंजोएट ये आपका द्वितीयक परिरक्षक हो गया। और इसका प्रयोग जो मार्केट में जो चीज़ें आती हैं उनको फूड प्रिजर्व करने के लिए होता है, जैसे कि मार्केट की अचार की बोतल अगर आप खरीदते हैं उसमें कहीं ना कहीं सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन मिट्टी की अम्लीयता के नाश के लिए प्रयोग किया जाता है। आंसर होगा दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का ट्वाइस। ओके, इसको आप लोग याद किए रहेंगे कि मिट्टी की अम्लीयता के नाश के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आंसर होगा CaOH का ट्वाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन मिट्टी की क्षारीयता के नाश के लिए प्रयोग किया जाता है। आंसर होगा CaSO4 × 2H2O। ठीक, ये रासायनिक सूत्र है, और किसका रासायनिक सूत्र है, यानी कि इसका रासायनिक नाम फटाफट से कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि CaSO4 × 2H2O का रासायनिक नाम क्या होता है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, ठीक है ना दोस्तों। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ एक, यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड के बारे में आप लोग जानते हैं, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड सर्वाधिक मात्रा में किस में पाया जाता है, किस सब्जी में पाया जाता है, ये आप मुझे बताएंगे। और इसका प्रयोग और कहाँ किया जाता है, ठीक है, और कहाँ किया जाता है। टमाटर में पाया जाता है, ये तो आप मुझे बता देंगे, चलिए आप, ठीक है ना। टमाटर को छोड़ के और किस सब्जी में पाया जाता है ये बताना है आपको, ठीक है। और जो शरीर में पथरी बनती है, स्टोन बनती है, वो वास्तव में होता क्या है, आपको ये भी बताना है मुझे। क्लियर है बात। एक पॉइंट और आप मुझे बताएंगे कि गठिया रोग जो होता है, अर्थराइटिस प्रॉब्लम जो होती है, वो किस एसिड के कलेक्शन से होती है, मतलब जमा हो जाता है एसिड वहाँ पे, तो उसी एसिड के कलेक्शन से होती है जमा से, वह कौन सा एसिड है ये भी आपको मुझे बताना दोस्तों। क्लियर हो रही बात। सोडा वाटर के खोजकर्ता कौन है, तीसरा क्वेश्चन सुनिए दोस्तों, सोडा वाटर के खोजकर्ता कौन है ये भी आप मुझे बताएंगे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन हैलाइड फोटोग्राफी से संबंधित है, तो आपका आंसर होगा AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग हम फोटोग्राफी में करते हैं। क्लियर है दोस्तों, सिल्वर ब्रोमाइड या फिर AgBr का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, फोटोग्राफी में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, चूहे मार दवा संबंधित है, चूहे मार दवा संबंधित है, तो आंसर होगा जिंक फॉस्फाइड। ओके, चूहे मार दवा किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे जिंक फॉस्फाइड से संबंधित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, आपके सामने स्क्रीन पर लिखा है, देखिए, अम्ल जिसका प्रयोग आँखों की दवा बनाने में किया जाता है, ठीक है, तो आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे बोरिक एसिड, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन कुछ पूछा जाए आपसे यहाँ पे, मैलिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, फटाफट से आंसर दीजिए। लैक्टिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है ये बताइए। और यूरिक एसिड की अधिकता से शरीर में क्या दिक्कत आने लगती है, ठीक। तो ये तीनों क्वेश्चन का फटाफट से आंसर दीजिए। और कुछ पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे हम बात करें अगर AgI की, इसको आप कहते हैं सिल्वर आयोडाइड। क्या कहते हैं दोस्तों, सिल्वर आयोडाइड, ठीक है ना। अगर सिल्वर आयोडाइड की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कृत्रिम वर्षा कराने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। पॉइंट याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत कब पड़ेगी, जब हम कृत्रिम वर्षा कराना चाहेंगे, AgI की ज़रूरत हमें वहाँ पर पड़ेगी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मधुमक्खी द्वारा
हमारे शरीर में अम्ल उत्सर्जित किया जाता है जब मधुमक्खी काट लेती है। देखिए कितनी तेज़ी से जलन होती है ना, मधुमक्खी काटे तो मज़ा ही आ जाता है। तो उस वक्त कौन सा एसिड हमारे बॉडी में छोड़ती है? तो आप कहेंगे मेथनोइक एसिड, और मेथनोइक एसिड को आप फॉर्मिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ये आप जानते रहिएगा कि मेथनोइक एसिड को फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। ठीक, और फॉर्मिक और फॉलिक को मिला मत देना, क्योंकि फॉलिक एसिड दूसरी चीज़ हो गई और मेथनोइक अम्ल दूसरी चीज़ हो गई। ठीक है ना। अगर हम कार्बोनिक अम्ल की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सोडा वाटर या पेप्सी की बोतल में इस एसिड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं, यानी कि HNO3 काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। ठीक है, HNO3, तो ये जिम्मेदार होता है आपका अम्लीय वर्षा के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन मार्बल कैंसर के लिए हानिकारक है, मतलब मार्बल कैंसर का कारक है? ठीक, मार्बल कैंसर से समझ क्या रहे हैं आप? आपने ताजमहल देखा होगा, ठीक है, नहीं देखा है कोई बात नहीं। ताजमहल का पीला पड़ना, ठीक, तो मार्बल क्या हो रहा है? पीला हो रहा है। कैसे पीला हो रहा है? अम्लीय वर्षा से, और अम्लीय वर्षा में H2SO4 और HNO3 की मात्रा सर्वाधिक होती है, और H2SO4 के कारण ही वहाँ पर ताजमहल का रंग कैसा हो रहा है? पीला हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन एक दुर्बल अम्ल का उदाहरण है? कौन एक दुर्बल अम्ल का उदाहरण है? तो आपका आंसर होगा ऑल एबव। आप देख रहे हैं फॉर्मिक एसिड भी कहीं ना कहीं आपको, ऐसा नहीं है कि आपको अगर चींटी काट लेती है, बरैया काट लेता है तो एकदम से जल के अंग कटी जाता है, हट जाता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, मतलब हाँ होता है, जलन होती है, लेकिन उतनी नहीं होती है। ठीक है। लैक्टिक एसिड की बात करें तो खाने वाला अम्ल है, वीक एसिड होगा तभी आप खा पाएंगे। यूरिक एसिड की बात करें तो हमारे शरीर में जम भी जाता है। ठीक है ना, तो वीक ही एसिड होगा। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा अगर शरीर में ज़्यादा हो जाए क्या होगा? अंग को काट देगा अंदर से ना। तो ये सभी क्या हैं? आपके वीक एसिड हैं। मतलब सीधे सीधे आप कहीं ना कहीं ये जान लीजिए, जितने भी आपके नेचुरल एसिड हैं जो आपकी प्रकृति ने दिए हैं, और प्रकृति कभी कोई हानिकारक चीज़ें नहीं बनाती हैं, तो आप जान लीजिए कि जो भी नेचुरल एसिड हैं वह सभी कैसे होंगे? तो आप कहेंगे वीक होंगे, यानी कि दुर्बल होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आयोडेक्स किससे संबंधित है? आयोडेक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं कि आयोडेक्स किससे संबंधित है? तो आपका आंसर होगा मेथाइल सैलिसाइलाइड। ठीक है ना। आयोडेक्स की जगह पर अगर ऐसे दे देता दर्द निवारक बाम, दर्द निवारक बाम, ठीक, विक्स, ठीक, तो ये सभी जितने भी बाम हैं ये सभी किससे संबंधित हैं? तो आप कहेंगे मेथिल सैलिसाइलेट से। ओके, मेथिल सैलिसाइलाइट से। बात समझे आप? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्कंदन किससे संबंधित है? तो जान लीजिए फिटकरी। ठीक है, स्कंदन माने हो गया, सीधे सीधे जान लीजिए, रक्त का थक्का बनाना। ठीक है, रक्त का थक्का बनाना। बात समझ में आ रही है? और फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, K2SO4 इंटू डॉट, इंटू लगा लीजिए, Al2SO4 का होल थ्राइस, SO4 का होल थ्राइस, ठीक है ना, इंटू 24H2O, 24H2O। एक बार फिर से लिखते हैं, चलिए देखिए, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ठीक, तो ये हो गया आपका K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ठीक है। अगर इसमें पूछे आपसे कि वाटर मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर होगा 24 है। वाटर मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी है? आंसर होगा आपका 24 है। ठीक है, आप जानते रहिए दोस्तों। चलिए आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। शुष्क अग्निशामक किससे संबंधित है? क्वेश्चन है आपका, शुष्क अग्निशामक किससे संबंधित है? तो दोस्तों जानते रहिए बेकिंग सोडा और सैंड, बेकिंग सोडा और सैंड दोनों से संबंधित है। मतलब ए और बी दोनों ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। ठीक है, जो आप शुष्क अग्निशामक देखते हैं कि पेट्रोल पंप वगैरह में बाल्टी में बालू भर के रखा होता है, कहीं ना कहीं उसमें बेकिंग सोडा भी मिला रहता है। क्लियर है? चलिए, निम्न में से कौन कृत्रिम वर्षा से संबंधित है? कृत्रिम वर्षा से अभी मैंने बताया था आपको कि सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड आपका क्या है? कहीं ना कहीं कृत्रिम वर्षा से संबंधित है। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड के बारे में आप मुझे बताएंगे फटाफट से कमेंट बॉक्स में। सिल्वर नाइट्रेट के बारे में मुझे आप बताएंगे क्या है। ठीक है ना, सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला होता है AgNO3, इतनी बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
फोटोग्राफी किससे संबंधित है? फटाफट से आंसर दीजिए। फोटोग्राफी सोडियम थायोसल्फेट से भी संबंधित है और आपका सिल्वर ब्रोमाइड से भी संबंधित है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा आंसर? ए एंड बी बोथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अम्ल जो कि कांच से अभिक्रिया करता है, अम्ल जो कि कांच से अभिक्रिया करता है, तो आपका आंसर होगा HNO3 और HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और आपका HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। ये दोनों ही क्या करते हैं? कांच से अभिक्रिया करते हैं, कांच से रिएक्शन करते हैं। ठीक, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए एंड बी बोथ। ओके, चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे। मैं आपके लिए दोस्तों आपके पेपरों से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ लेके आया हूँ, जो आपके इस बार के NTPC के पेपर में या फिर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, और मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ये जो मैं MCQ करा रहा हूँ इससे आपके पेपरों में 99% क्वेश्चन फंसने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs की सीरीज, चलिए दोस्तों देखते हैं हम। और ये आ गया है आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ का पहला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, इनमें से कौन सी गैस सिगरेट के धुएं का मुख्य घटक होती है? तो सीधे सीधे आप कहेंगे CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, आपका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे आप CO के नाम से भी जानते हैं। आपका आंसर होगा CO। ओके, चलिए अगर मैं पूछूं आपसे भाई यहाँ पे SO2 और NO2 ये किस प्रकार से संबंधित है अम्ल वर्षा से? फटाफट से मुझे बताइए। ये संबंधित है अम्ल वर्षा से, ये आप जानते रहिए, लेकिन किस प्रकार से संबंधित है तो ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। कृत्रिम धुआं बनाता है, कृत्रिम धुआं बनता है, तो आपको मैं बता चुका हूँ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड से, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से। जो भी आप DJ फॉग वगैरह देखते हैं, ठीक है ना, स्टेज शो में आप देखते हैं कि भाई धुआं निकलता है, कृत्रिम बनाया जाता है, तो वह सब क्या है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिटकरी से संबंधित तत्व, फिटकरी क्या है, क्या करती है? तो आप कहेंगे रक्त का स्कंदन करती है। सीधे सीधे बताइए आप कि स्कंदन करती है, सोज, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है ना, सीधे सीधे आप कहिए स्कंदन करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नॉन मेटल, अधातु जो कि हवा की उपस्थिति में आग पकड़ लेती है, अधातु जो कि हवा की उपस्थिति में आग पकड़ लेती है। क्वेश्चन सुनिए आप, अधातु वह धातु कौन सी है जो हवा की उपस्थिति में आग पकड़ लेती है? फॉस्फोरस। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मतलब फॉस्फोरस को हवा में नहीं रखा जाता है, ये बात आप जानते रहिए। फॉस्फोरस की प्रकार अगर मैं पूछूं तो आप कहेंगे एक होता है सफ़ेद फॉस्फोरस, ठीक, एक होता है लाल फॉस्फोरस। ठीक है, तो लाल फास्फोरस का उपयोग कहाँ किया जाता है? फटाफट से आंसर दीजिए मुझे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनमें से किसका प्रयोग रेडियोधर्मी किरणों को अवशोषित करने में होता है? तो आप लेड का प्रयोग करते हैं। रेडियोधर्मी किरणों को अवशोषित करने के लिए लेड का प्रयोग करते हैं, ये बात आप जानते रहिए दोस्तों। ठीक है, और सुनिए, अगर हम अवशोषित करने की बात करते हैं रेडियोधर्मी किरणों की, तो प्याज भी बहुत ही तेज़ी से रेडियोधर्मी किरणों को अवशोषित करता है, या फिर गांजा। ठीक, तो ये दोनों ही चीज़ें रेडियोधर्मी उत्सर्जन को बहुत तेज़ी से कहीं ना कहीं रोकती हैं, मतलब अवशोषित करती हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ पोखरण परीक्षण की अगर हम बात करते हैं 1998-99 की बात है। ठीक है, तो उस समय राजस्थान के पोखरण नामक स्थान पर ये परीक्षण किया गया था और ज़मीन से लगभग 50 से 100 फीट नीचे परीक्षण हुआ था और उन गुफाओं की दीवारों पर जगह जगह प्याज भर दिया गया था, भर भर के ट्रक आई थी प्याज की। ठीक, तो प्याज क्यों भर दिया गया था? कहीं ना कहीं उनको इस बात का डर था कि रेडियो एक्टिव प्रदूषण कहीं फैल ना जाए। ठीक है, तो उसको अवशोषित करने के लिए प्याज की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई कि किरणें बाहर निकल ही नहीं पाई। बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, अगर मैं जापान के हिरोशिमा और नागासाकी की बात करूं तो आपको याद होगा कि वहां पर एटम बम गिराया गया था, जिसका नाम था, एक का नाम था फैट बॉय, ठीक है ना, एक का नाम क्या था? फैट बॉय, आप जानते हैं। ठीक है, तो जब परमाणु बम गिराया गया तो वहाँ पे लगभग सैकड़ों सालों तक रेडियोधर्मी विकिरण की मात्रा बनी रहने की उम्मीद थी, लेकिन हुआ क्या? वहाँ पे करवाई गई गांजे की खेती, वहाँ पे गांजे की खेती को मुफ्त कर दिया गया और गांजे की खेती मुफ्त करने से ये हुआ कि गांजे की पैदावार इतनी अधिक बढ़ गई कि उसने रेडियोधर्मी किरणों को अवशोषित करने शुरू कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑक्टेन में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? ऑक्टेन की बात करें हम तो आप कहेंगे 18। ठीक है,
ऑक्टेन की बात कर रहे हैं हम। हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑयल ऑफ विट्रियोल किससे संबंधित है? H2SO4 से, जिसे आप सल्फ्यूरिक एसिड का नाम भी दे सकते हैं या सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। मार्बल कैंसर का प्रमुख तत्व है ये, ठीक है ना। HNO3 और H2SO4 अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड आप HF जानते हैं, और ये HCl हो गया आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो अग्नाशय से पित्तरस से निकलता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। अम्ल जिसका प्रयोग विस्फोटक बनाने में होता है, आंसर होगा HNO3। वह कौन सा अम्ल है जिसका प्रयोग हम विस्फोटक बनाने के लिए करते हैं? तो आंसर होगा HNO3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रयोगशाला में खोजा गया प्रथम कार्बनिक यौगिक था यूरिया। प्रयोगशाला में खोजा गया प्रथम कार्बनिक यौगिक था, तो आंसर होगा यूरिया। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज बताइए, और यूरिया की खोज किसने की थी? फटाफट से आंसर दीजिए, ठीक है। यूरिया की खोज किसने की थी और यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके सामने लिखा हुआ है, रसायन जिसका प्रयोग मच्छर मार कुंडली बनाने में किया जाता है, आंसर होगा यहाँ पे एंथ्रासिन। आंसर होगा दोस्तों एंथ्रासिन। पोटेशियम साइनाइड की बात करें तो चूहा मार दवा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करते हैं जिंक फॉस्फाइड की, तो इसका प्रयोग भी चूहा मार दवा के रूप में किया जाता है। लेकिन मच्छर मार कुंडली में एंथ्रासिन, यानी कि मच्छर मार कुंडली का मतलब क्या हुआ? मॉस्किटो कॉयल, ठीक है ना, गुड नाइट कॉयल जो आप देखते हैं। केमिकल यूज्ड एज प्राइमर, ठीक। रसायन जिसका प्रयोग लकड़ी के फर्नीचर पर प्राइमर के रूप में किया जाता, आंसर होगा दोस्तों जिंक फॉस्फाइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिंक फॉस्फाइड, ठीक। तो जिंक फॉस्फाइड का लेप लगाया जाता है प्राइमर के रूप में, जिससे लकड़ी के सामानों पर दीमक ना लगे। क्लियर है बात? चलिए, अगर हम जिंक ऑक्साइड की बात करें तो इसे कहते हैं फिलोसफर उल के नाम से जानते हैं, फिलोसफर उल के नाम से, या फिर यसद पुष्प हिंदी में कहेंगे, यसद पुष्प हिंदी में कहेंगे, ठीक है ना। यसद पुष्प कहेंगे जिंक ऑक्साइड को, या फिर कह सकते हैं फिलोसफर उल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसे सौंदर्य प्रसाधन सामग्री बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? अभी मैंने बताया था आपको, ZNO की बात की थी, जिंक ऑक्साइड की। चलिए पीछे चलते हैं क्वेश्चन, चलिए पीछे चल रहे हैं मेरे क्वेश्चन, और आपका हो जाएगा यहाँ पे, देखिए जिंक ऑक्साइड देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, लकड़ी के फर्नीचर पर जिंक फॉस्फाइड, और मैंने आपको जिंक ऑक्साइड के बारे में अभी यहाँ पर चर्चा की थी, ठीक है ना। तो जिंक ऑक्साइड का प्रयोग कहाँ होता है? तो आप कहेंगे सौंदर्य प्रसाधन के रूप में होता है। और एक बात और आप ध्यान रखेंगे कि इसको किस नाम से जाना जाता है? तो फिलोसफर वुल, ठीक है, या फिर यसद पुष्प, ठीक। क्लियर है बात? इसको आप नोट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला देखिए, सभी रेडियोधर्मी तत्वों को किसके डिब्बों में रखा जाता है? क्वेश्चन है, सभी रेडियोधर्मी तत्वों को किसके डिब्बों में रखा जाता है? तो आंसर होगा लेड के डिब्बों में। भाई अभी मैंने बताया कि लेड क्या करता है, रेडियोधर्मी जो किरणें होती हैं उनको अवशोषित कर लेता है, तो आंसर आपका यहाँ पर लेड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटॉल किससे संबंधित है? आंसर होगा दोस्तों क्लोरोजाइलेनॉल, क्लोरोजाइनेलॉल, ठीक है ना। अगर बात करें यहाँ पे क्लोरोबेंजीन की, तो कहीं ना कहीं इसका प्रयोग हम कपड़े धोने में करते हैं, क्लोरोबेंजीन का प्रयोग, ठीक है ना। अगर हम जाइलेनॉल की बात करते हैं तो इसका प्रयोग डेटॉल में करते हैं, या और जो एंटीसेप्टिक होते हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ एटम बम, मतलब परमाणु बम की खोज किससे संबंधित है? आंसर होगा रॉबर्ट ओपनहीमर, ठीक है। रॉबर्ट ओपनहीमर ने परमाणु बम की खोज की थी। अब आप कहेंगे सर हमने तो कुछ और पढ़ रखा है, आपने पढ़ रखा है ऑटो हान, ठीक है, ऑटो हान। अगर ऑप्शन में रॉबर्ट ओपनहीमर दिया हुआ है तो आप ऑप्शन लगाएंगे रॉबर्ट ओपनहीमर, परमाणु बम के खोजकर्ता रॉबर्ट ओपनहीमर, ठीक है ना, बात समझे, ठीक है। और एक बात सुन लीजिए, ऑटो हान कौन थे? तो आप कहेंगे नाभिकीय विखंडन के खोजकर्ता, नाभिकीय विखंडन के खोजकर्ता ऑटो हान। और परमाणु बम पहली बार किसने बनाया? तो रॉबर्ट ओपनहीमर ने बनाया था, ठीक है, बात समझे आप। अगर यहाँ पे रॉबर्ट ओपनहीमर की जगह ऑटो हान होता तब आप ऑटो हान पे टिक मार देते, लेकिन रॉबर्ट ओपनहीमर है इसीलिए आप इसको टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामाइट की खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबल महोदय ने की थी, और साथ ही साथ TNG ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन की भी खोज इन्होंने ही की थी।
चलिए आ जाइए, एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका। फ्रेडरिच हेनिन, एडवर्ड टेलर ने क्या खोजा था, रोजर बैंकन ने क्या खोजा था? फटाफट से कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आप। BOD5 का मतलब क्या है? BOD5 का मतलब क्या है? तो यहाँ पे होगा 5 दिन। अब BOD है क्या? तो एक मानक है या एक पैमाना कह सकते हैं, एक पैमाना है क्या नापने का? जल में ऑक्सीजन की मात्रा, जल में ऑक्सीजन की मात्रा मापने का एक पैमाना है BOD5, ठीक है ना। BOD5 है क्या एग्जैक्टली? तो जल में ऑक्सीजन की मात्रा नापने का पैमाना। क्लियर? इनमें से किसे इमारतों पर प्रयुक्त, यहाँ पे आंसर होगा Cu। Ag सिल्वर सबसे ज़्यादा विद्युत रोधी होता है, उसके बाद आता है आपका कॉपर, ठीक है ना। Ag थोड़ा महंगा होता है, सिल्वर थोड़ा महंगा होता है, इसीलिए Cu का प्रयोग कर लेते हैं, कॉपर का प्रयोग कर लेते हैं। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे Cu। ओके, ठीक, बात समझे। इनमें से किसे इमारतों पर प्रयोग किया जाता है तड़ित चालक छड़ बनाने के लिए? तो आंसर होगा Cu। ओके, नेक्स्ट, इनमें से किसके रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग पेसमेकर बनाने में होता है? पेसमेकर बनाने में होता है किसके रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग? आंसर होगा प्लूटोनियम, प्लूटोनियम, ठीक है। यहाँ से मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ दोस्तों, भारत में किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का सर्वोत्तम भंडार है, मतलब सबसे ज़्यादा भंडार है, ठीक है ना। तो आपका आंसर होगा थोरियम। थोरियम पाया कहाँ जाता है? केरल में, ठीक। और कहाँ पाया जाता है? तो कहेंगे आप कर्नाटक में, केरल में और कर्नाटक में, ठीक। और कहाँ पाया जाता है? तो कहेंगे आप उड़ीसा में। तो केरल, कर्नाटक और उड़ीसा के समुद्री तटों पर जो रेत पाई जाती है, वो रेत होती है थोरियम का एक अयस्क होता है, जिसको हम कहते हैं मोनोजाइट। क्या कहते हैं दोस्तों? मोनोजाइट। थोरियम का अयस्क है मोनोजाइट, तो उस रेत में मोनोजाइट की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। इसीलिए भारत में सर्वोत्तम भंडार कौन से रेडियोधर्मी तत्व के हैं? तो आप कहेंगे थोरियम के हैं। क्लियर है बात? चलिए दोस्तों, इनमें से कौन सबसे भारी होगा? इनमें से कौन सबसे भारी होगा? ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, कई बार करा चुका हूँ। आंसर होगा इसका CCl। तो देखेंगे आप इसको आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, आपका रिवीजन भी हो जाएगा यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ आपसे कि भाई सल्फ़र का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो आप कहेंगे 16 होता है। और आपका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो आप कहेंगे 32 होता है। ये हो गया आपका सल्फ़र का, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? और हमारे पास ऑक्सीजन की अगर हम बात कर लें, तो ऑक्सीजन का क्या होता है? तो आप कहेंगे 8 होता है परमाणु क्रमांक और 16 होता है इसका परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार, ठीक। अब हम यहाँ से SO2 की बात करते हैं, तो SO2 का मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना पड़ेगा, भारी है या हल्का है, ये चीज़ जानने के लिए। कैसे निकालेंगे? देखिए, सल्फ़र का तो परमाणु द्रव्यमान 32 मैंने बताया अभी आपको, ठीक। ऑक्सीजन का हो जाएगा 16। कितने हैं ऑक्सीजन के अणु? 2 अणु हैं, तो आप 2 से गुणा करा देंगे, तो यहाँ पे 32 हो जाएगा और ये भी 32 हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 64, ठीक। ये हो गया आपका 64। चलिए हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे आप। अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, ठीक, तो 7N14 ये होता है आपका परमाणु क्रमांक 7 होता है, और परमाणु द्रव्यमान या भार 14 होता है। चलिए अब हम लोग इसका भी देख सकते हैं। तो N2O की बात अगर हम कर रहे थे, तो N2O का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 14, ठीक। N का, नाइट्रोजन का 2 अणु है, 2 से गुणा करा लीजिए, ठीक। आपका गुणा करा के जोड़ेंगे आएगा 44, जो कि 64 से तो हल्का हो गया, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं अब NH3 यानी कि अमोनिया की। मैंने बताया आपको नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1H1 लिखते हैं। कितने अणु हैं? 3 अणु हैं, तो इसका हो जाएगा 17। तो ये तो सबसे वीक हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं CCl4, जिसको आप कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं, इसी को आप पायरीन भी कहते हैं, इसी को आप PYRE यानी पायरीन भी कहते हैं, ठीक है। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो बिजली से जो आग लग जाती है उसको बुझाने के लिए कहीं ना कहीं CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अब मैं इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको निकाल के दिखा देता हूँ, फटाफट से देखेंगे आप। कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12, ठीक है ना। क्लोरीन का एटॉमिक वेट होता है भैया 35। और कितने अणु हैं क्लोरीन के? 4 अणु हैं। 35 दूना 70, 35 चौके हो जाएगा आपका 140, और 140 में 12 जोड़ेंगे हो जाएगा 152। मतलब यहाँ पे सबसे भारी है आपका CCl4। ओके,
चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अधातु जिसका धुएं वाला बम बनाने में प्रयोग किया जाता है, आंसर होगा फास्फोरस। कई बार मैं बता चुका हूं आपको कि फास्फोरस का प्रयोग धुएं वाला बम बनाने में करते हैं, लेकिन वाइट फास्फोरस का प्रयोग, जो सफ़ेद फास्फोरस होता है उसका प्रयोग। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कभी पारदर्शी बोतलों में नहीं रखते हैं क्योंकि ये प्रकाश की उपस्थिति में जहरीली फॉस्जीन बना लेता है, तो आंसर जान लीजिए आप, क्लोरोफॉर्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि भाई इसको हम लोग पारदर्शी बोतलों में नहीं रखते हैं क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में जहरीली फॉस्जीन गैस बना लेता है। क्या है? क्लोरोफॉर्म। ओके। पथरी को रासायनिक रूप से कहा जाता है, मैंने आपसे पूछा था, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, कैल्शियम ऑक्जेलेट कहा जाता है। क्लियर है बात, कैल्शियम ऑक्जेलेट। और आप जानते हैं कि ऑक्जेलिक एसिड मिलता है टमाटर में, पालक में, बैगन में, इन सब जगह क्या होता है आपका, होता है ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, इसीलिए डॉक्टर हमें टमाटर, पालक वगैरह खाने से या बीज वाले जो फल होते हैं उनको खाने से मना कर देता है। ठीक है ना, हम सोचते हैं भाई बीज हो रहा है, बीज से पथरी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑक्जेलिक एसिड का मिश्रण जब कैल्शियम के साथ होता है तब कैल्शियम ऑक्जेलेट बनता है, इसीलिए डॉक्टर हमें ऑक्जेलिक एसिड से जितनी संबंधित चीज़ें हैं उनको खाने से मना कर देते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व एसीटोन से संबंधित है? एसीटोन होता क्या है? तो आप बताएंगे कि एसीटोन एक वॉलेटाइल है, वाष्पशील। एसीटोन का मतलब जान लीजिए स्प्रिट, आपके घरों में स्प्रिट होगा। ठीक है, स्प्रिट, नेल पेंट रिमूवर, ठीक है ना, ये सभी क्या है? एसीटोन है। ठीक है ना। और क्या होता है ये वाष्पशील होता है भाई, उड़ जाता है, हवा की उपस्थिति में उड़ जाएगा। ठीक है ना। इसका प्रयोग पेंट के विलायक में किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है आपका कि इसका प्रयोग पेंट के विलायक के रूप में किया जाता है। और है आपका, यह त्वचा के संपर्क में हमें ठंडा अनुभव देता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्लोरीन में पी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? क्लोरीन में पूछ रहे हैं ये, पी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ठीक है ना। तो फटाफट से बताइए मुझे आप, इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा SPDF के फॉर्म में। SPDF आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जो क्लोरीन होता है उसका कहीं ना कहीं एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक है, अब इसको हम तोड़ते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 1s2, 2s2, 2p6, 6 4 10 हो गए, 3s2, ठीक, 12 हो गए आपके, और 3p5। ये हो गया इसका क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है ना, बात समझे आप। अब आप देखेंगे इसमें पी इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखिए, 2p, p 6 इलेक्ट्रॉन और p 5 इलेक्ट्रॉन, तो 6 और 5 कितने हो गए टोटल? 11। आपका आंसर आ जाएगा 11। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन, क्वेश्चन है, इनमें से कौन ऑर्गन के सम इलेक्ट्रॉनिक होगा? फटाफट से दोस्तों करिए, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ आपको कि इनमें से कौन कार्बन का ऑर्गन का सम इलेक्ट्रॉनिक होगा। तो आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखेंगे। अगर हम बात करें ऑर्गन की, ठीक है, ऑर्गन का परमाणु क्रमांक होता है भैया 18, याद कर लो, ऑर्गन का होता है 18। ठीक है ना, बात समझे। अब देखो, अगर हम कैल्शियम और पोटेशियम की बात करें तो कैल्शियम का होता है 19, कैल्शियम का होता है 20। ठीक है, पोटेशियम का होता है 19 और कैल्शियम का होता है परमाणु क्रमांक 20। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहा है K+, क्या कहा है? K+। ठीक, अगर हम ऑर्गन के 18 की बात करते हैं तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा वो हो जाएगा 288। ठीक है, 288 ये हो जाएगा। K की बात करते हैं पोटेशियम की तो हो जाएगा 289, लेकिन अष्टक बनाने के लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होंगे अंतिम कक्षा में। ठीक है, एक ज़्यादा हो रहे हैं तो एक क्या करेगा? दान कर देगा। एक क्या करेगा? दान कर देगा, और जैसे ही दान करेगा इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा K+ का, और ये अपनी अंतिम कक्षा पूरा कर लेगा 288। 288 इसका भी हो गया, 288 इसका भी हो गया, मतलब पहला तो आपका सत्य है बिल्कुल से। ठीक है, पहला आपका बिल्कुल सत्य है। अब देखते हैं हम कैल्शियम की। कैल्शियम का होता है आपका 2882। ठीक, 20 हो गए पूरे, मैंने बताया था आपको। और आखिरी कक्षा में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने नहीं चाहिए। ठीक है ना, 2882। अब देखिए भाई, अष्टक पूरा करने के लिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये कैल्शियम अगर डोनेट कर दे, ये अगर कैल्शियम डोनेट कर दे, ठीक है ना, चाहे आप यहाँ पे 10 भी कर सकते थे या 8 2 आपने कर लिया, कोई बात नहीं,
ठीक है। 8, 2 या 10 आप जो भी लिखना चाहते हैं लिख लेते हैं अपने हिसाब से, लेकिन आप ये बस जानते रहिए कि आपको आखिरी कक्षा जो बनानी है उसमें आपको 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं करना है। अब चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो क्या करेगा, इसको दान कर देगा। 4 से कम हो आखिरी कक्षा में तो उसे हम दान करवा देंगे, 4 से ज़्यादा होता तो उसे हम ग्रहण करवा लेते। और जैसे ही दान करेगा 2, 8, 8 का अपना अष्टक पूरा करेगा और बनाएगा कैल्शियम प्लस प्लस आयन। तो आपका ये दोनों आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्का किसकी सतह पर तैरता है? आंसर होगा पारा। ठीक है, सिक्का पारे की सतह पर तैरता है। क्यों? क्योंकि पारे का पृष्ठ तनाव जो होता है सर्वाधिक होता है, इसीलिए सिक्के को छोड़कर, ठीक है, सिक्के को छोड़कर बाकी सब क्या होते हैं बताइए, डूब जाते हैं। ठीक है, और एक सोना एक ऐसी धातु है जो पारे की सतह पर तैरती है, बाकी सब डूब जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, एकमात्र धातु जो कि चमकदार है, आंसर होगा दोस्तों आयोडीन। ठीक है, आयोडीन कैसी धातु है? चमकदार धातु है, चमकदार अधातु है, सॉरी चमकदार अधातु है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, क्विक सिल्वर इनमें से किसका दूसरा नाम है? भाई Hg का, जिसे आप कहते हैं पारा। ठीक है ना, पारा। अब ये Hg का नाम कहाँ से आया? भाई जब वैज्ञानिकों ने पहली बार इसे देखा तो इसे कहा इन्होंने अर्जेंटम। क्या कहा इन्होंने? यह तो अर्जेंटम लग रहा है, बिल्कुल ऐसे कहा अर्जेंटम। और अर्जेंटम का अर्थ होता है चांदी। ठीक, चांदी की तरह दिख रहा था, बिल्कुल चमक रहा था, चांदी की तरह दिख रहा था। इन्होंने कहा भाई सबने कि ये तो अर्जेंटम है। ठीक है, एक वैज्ञानिक आए, इन्होंने कहा भाई ये तो पानी की तरह तरल अवस्था में है, हाइड्रा अर्जेंटम है। क्या कहा? हाइड्रा अर्जेंटम है। और यहीं से बन गया Hg। ठीक है, जलीय चांदी है। ठीक है, जिसे हम मरकरी कहते हैं। बात समझे आप? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, समझ गए होंगे अब आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवर्त सारणी का उच्चतम अभिक्रियाशील धातु है? तो आप कहेंगे फ्रांसियम। ठीक है ना, आवर्त सारणी की उच्चतम अभिक्रियाशील धातु है, आंसर होगा फ्रांसियम। ठीक है, फ्रांसियम आपके पहले ग्रुप की धातु है। आप जानते हैं पहला ग्रुप है लीना की रब से फरियाद। ठीक है ना, हीलियम सॉरी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अग्निरोधक वस्त्र बनाए जाते हैं, अग्निरोधक वस्त्र बनाए जाते हैं, आंसर होगा एस्बेस्टस के। अग्निरोधक वस्त्र किसके बनाए जाते हैं? एस्बेस्टस के बनाए जाते हैं। और टीन शेड भी आजकल इसी के बनाए जा रहे हैं। ठीक है, टीन शेड जो नई आ रहे हैं, टीन वाले नहीं टीन शेड जैसे लगते हैं, एक नीला नीला ऊपर से होता है, उसको आप कहते हैं एस्बेस्टस, वो एस्बेस्टस का होता है। ठीक है ना, जैसे ऊष्मा रोधी होता है ना। ठीक है, तो ऊष्मा जो बाहर की ऊष्मा है, जो गर्म ऊष्मा है, उसको अंदर जाने से रोकता है और अंदर के माहौल को ठंडा बनाए रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किसका प्रयोग मतदान की स्याही के रूप में करते हैं? मैंने आपसे पूछा भी था शायद, आप जान लीजिए AgNO3 का प्रयोग करते हैं। AgBr का प्रयोग कहाँ करते हैं? फटाफट से आंसर बताइए मुझे, मैंने आपको पहले बताया अभी। मेथिल सैलिसाइलाइड का सही मिलान होगा। अब बताइए दोस्तों, पेन रिलीफ मैंने बताया था, दर्द निवारक बाम आयोडेक्स वगैरह में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आज का अंतिम क्वेश्चन है ये आपका, फटाफट से कर लेते हैं इसको। परमाणु बम में किसका विखंडन होता है, या हाइड्रोजन बम में किसका संलयन होता है? तो आप कहेंगे नाभिक का, तभी तो इसको नाभिकीय विखंडन पर आधारित कहते हैं, बताइए। और हाइड्रोजन बम को नाभिकीय संलयन पर आधारित कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आपकी आज की क्लास। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि आपका परिवार और बड़ा हो सके। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।